हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेंटीज क्लासेस। तो चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। यानी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर जो कोऑपरेशन है ना, वो किस लिमिट का होना चाहिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई सिक्योरिटी के मामले में आपको जो वॉयलेंस रखना चाहिए ना, वो लिमिटेड रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट हो तो आप सबको ही मारते चले जाओगे, वॉयलेंस करते चले जाओगे, ऐसा नहीं है। जितना पॉसिबल हो उतना लिमिट रखना चाहिए वॉयलेंस करने में। अगर बात सिक्योरिटी की हो रही हो, और सिक्योरिटी का मतलब है कि जब आपका देश जो है वो थ्रेट में हो और आप उसको सिक्योर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या रास्ते अपनाने हैं। तो वॉयलेंस अगर आपको करना है तो किस हद तक करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और ये इस चीज को भी दिखाता है कि भाई जो आप वॉर लड़ रहे हो उसका क्या लक्ष्य है, क्या किस वजह से लड़ रहे हो, क्या रीजन है, वो चीज भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। क्या चीजें आप यूज कर रहे हो, क्या साधन आप यूज कर रहे हो, तो ये दोनों ही चीज क्या है आपके माइंड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से नफरत करते हो तो आपने उसके ऊपर जो है अटैक कर दिया और बस यहाँ पे युद्ध छिड़ गया। तो ऐसी चीजों पे यहाँ पे युद्ध नहीं होता। बहुत ही बड़ा कोई कारण हो तो वॉर बनती है, अदरवाइज जो है यहाँ पे वॉर की नौबत नहीं आनी चाहिए। और ये चीज जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी पूरा जो विश्व है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो इस बात को मानता है कि जो युद्ध है ना, वो मतलब वॉर जो है वो राइट रीजन के लिए होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी बिना वजह यहाँ पे युद्ध लड़ रहे हो, या किसी टेरिटोरियल रीजन को हथियाने के लिए भाई हमें अपना एक्सपेंशन करना है, हमें उसकी जगह घेरनी है तो युद्ध शुरू कर दो, है ना। तो ऐसे नहीं, बहुत ही बड़ा कारण होना चाहिए। और कारण क्या हो सकता है, या तो आपके देश के ऊपर बनाई है, आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को बचा रहे हो, तो बचाने के लिए सब जायज है, आप बिल्कुल कर सकते हो युद्ध। और या फिर जीनोसाइड, यानी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो पीपल्स को, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो जीनोसाइड से। जीनोसाइड क्या होता है, जो नरसंहार होता है, जो लोगों को मारते हैं एक तरीके से। बहुत बड़ा यहाँ पे जो मैसेकर मचाया जाता है, जीनोसाइड उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लोगों को जब मारा जा रहा है तो उनकी डिफेंस के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप यहाँ पे युद्ध कर सकते हो। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर कोई कंट्री जो है, जैसे वॉर छिड़ गई है, लेकिन अगर कोई कंट्री जो है वो टाइम पर ही मतलब उसने क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, तो ऐसे निहत्थे कंट्री पर या ऐसे जो सरेंडर कर रहा है, ऐसे कंट्री के लोगों को आपको नहीं मानना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई कंट्री जो है वो संघर्ष से विमुख हो रहा है, संघर्ष नहीं करना चाहता है आगे, मतलब स्टार्ट तो हो गया था लेकिन अब नहीं करना चाहता है, तो और वहां पे क्या है, वो आत्मसमर्पण करने को भी तैयार हो गया है, वो निहत्था भी है, तो ऐसे कंट्री में मतलब आपको अपनी पावर जो है वो नहीं यूज करना चाहिए, वहां के लोगों को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है फोर्स वहीं पर लगानी चाहिए। फोर्स का मतलब है अपना जो बल है, अपनी जो पावर है, वो वहीं पर यूज करनी चाहिए जब कोई और रास्ता आपके पास न बचा हो। सारे रास्ते जब आपके पास असफल हो जाते हैं, तभी आपको यहाँ पे अपने बल का प्रयोग करना चाहिए, अपनी डिफेंस का प्रयोग करना चाहिए, अपनी आर्मी आर्म्स अम्युनिशंस वगैरह का प्रयोग करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सीमा, एक हद तक ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, वायलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे इतना भी ज्यादा मैसेकर नहीं मचाना है कि मतलब उस कंट्री को पूरा खत्म ही कर देंगे। ठीक है, तो ये नौबत यहाँ पे नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब लास्टली ये बता रहा है स्टूडेंट कि बहुत ही बड़ा अगर कोई कारण है, मतलब और कोई चारा नहीं मिल रहा है और कोई ऑप्शन है नहीं, तभी आपको यहाँ पे युद्ध की स्थिति जो है वो लानी चाहिए। क्योंकि युद्ध जो है वो कभी भी अच्छा नहीं होता है। चाहे अगर कोई बड़ा देश है, छोटा देश है, पावरफुल है, कमजोर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, युद्ध दोनों के लिए ही बेकार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी है ना, इसके लिए यहाँ पे जरूरी है कंट्रीज का कोऑपरेशन होना। यानी एक धारणा एक ऐसी भी होनी चाहिए, इसे हम इनकार नहीं कर सकते कि देशों के बीच में क्या होना चाहिए, एक कॉपरेशन होना चाहिए। और उस कॉपरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं वो क्या चीज है, वो है डिजार्ममेंट। डिजार्ममेंट को बोलते हैं निशस्त्रीकरण, यानी आपके पास जो है वो शस्त्र वगैरह जो है उनको यूज नहीं करना है। देखो, आप किसी को थ्रेट देते रहोगे, आप किसी को ब्लैकमेल करते रहोगे, चेतावनी देते रहोगे, तो आपका जो सहयोग है वो किसी भी कंट्री से नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपको डिजार्ममेंट जो है इस वर्ड को यूज करना ही पड़ेगा, यानी निशस्त्रीकरण जो है इसको बढ़ावा देना पड़ेगा, है ना। आर्म्स कंट्रोल को बढ़ावा देना पड़ेगा, अपने आर्म्स को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है ना, अपने आर्म्स का दबदबा नहीं बना के रखना है, अपने आर्म्स को कंट्रोल करके रखना है।
और नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी आपको क्या करना है, एक विश्वास जो है वो बना के रखना पड़ेगा। आपको मतलब अपने रिलेशन जो है ना वो जितने डिप्लोमेटिक हो सके, जितने अच्छे हो सके किसी कंट्री के साथ, वो आपको बना के रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको हमेशा उस पे मतलब अपनी पावर के नॉक पे नहीं रखना है कि देखो भैया तुमने अगर थोड़ा सा भी ये किया तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे ना, उत्तर कोरिया की तरह। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पे डिसआर्मामेंट को फॉलो करना पड़ेगा, आर्म्स एंड कंट्रोल को फॉलो करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, यानी विश्वास को बहाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे निशस्त्रीकरण जो डिसआर्मामेंट है, इसके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि जो वेपन्स वगैरह होते हैं ना, जो आपके हथियार होते हैं, चाहे वो कितने भी मतलब आप अपनी पावर में कितने भी बड़े हो, आपका देश कितना ही बड़ा है, आपके पास बहुत ताकत है, आप कितने भी इन्फ्लुएंस डालते हो अदर कंट्रीज पे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिसआर्मामेंट की जो पॉलिसी है ना वो यही बताती है कि आपको कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिनको पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, पूरी तरीके से यहाँ पे एक तरीके से गिव अप करना पड़ेगा उन वेपन्स को। डिसआर्मामेंट ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें डिसआर्मामेंट के अंदर, तो 1972 के अंदर बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ था। और ये क्या चीज है, यहाँ पे बायोलॉजिकल वेपन्स जो है ना उसको बैन कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था, है ना। और ये बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी आपके वायरसेस हैं, आपके बैक्टीरियाज हैं, तो जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में एक महामारी ला सकते हो, पूरा एक वॉर मचा सकते हो। वॉर का मतलब ये नहीं है कि आप हथियारों से ही लड़ो, वॉर का मतलब है कि अगर आप किसी कंट्री को इस वे में डोमिनेट कर पा रहे हो, कंट्री छोड़ो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर पा रहे हो। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज की डेट में कोरोना, कोविड, ठीक है। तो जो कोविड आया था तो उधर क्या है, यहाँ पे चाइना जो है उसने एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल वॉर जो है वो की थी। इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, और ये भी नहीं होगा कि भाई अस्त्र शस्त्र से लड़ाई हुई है और यहाँ पे क्या है, एक तरीके से अपनी जो पावर है वो भी दिखा दी गई चाइना के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बेस्ट है, और ये फ्यूचर में ऐसी वॉर होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। 1992 में यहाँ पे केमिकल वेपन्स, जिस तरीके से बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं, यहाँ पे बैक्टीरियाज, वायरसेस और इन सब चीज को स्प्रेड किया जाता है, बनाया जाता है ना। ऐसे खतरनाक वायरसेस बनाए जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाए जा सके। तो ऐसे ही यहाँ पे जो कुछ रसायन, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो है लोगों को हार्म हो, जो देश है वो पूरी तरीके से हेल्पलेस हो जाए, कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे करके यहाँ पे जो है केमिकल वेपन कन्वेंशन भी आया था, और इसको क्या है 1992 में बैन कर दिया गया, और इसको यहाँ पे 1972 में बैन कर दिया गया। ये आपको दोनों डेट्स याद रखनी है, ये मैच द फॉलोइंग में आती हैं। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स को सबसे पहले स्टे लगाई गई, और 1992 में यहाँ पे केमिकल वेपन्स पे लगाई गई, ठीक है। इनको दोनों को ही बैन कर दिया गया है। और यहाँ पे मोर देन 155 स्टेट्स, यानी 155 से भी ज्यादा कंट्रीज ने BWC पर साइन किया, यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन पर साइन किया, और 181 कंट्रीज ने CWC पर साइन किया, यानी केमिकल वेपन कन्वेंशन पर साइन किया। लेकिन यहाँ पे इन दोनों पे तो साइन कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो आर्म्स कंट्रोल का नाम दिया गया ना वो किसके लिए दिया गया, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को हम बैन नहीं करेंगे, हाँ हम आर्म्स को कंट्रोल कर लेंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को चलाना, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को हम बैन नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुपर पावर्स हैं जैसे कि US हो गया और सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन अब तो रहा नहीं है, रशिया बोल देंगे हम उसको। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों ने क्या किया, ये यहाँ पे नहीं चाहते थे कि हम इस न्यूक्लियर वेपन को गिव अप करें, न्यूक्लियर वेपन को छोड़ें, ठीक है। मास लेवल का डिस्ट्रक्शन जो यहाँ पे किया जाता है, ये सिर्फ अपनी पावर को दर्शाने के लिए किया जाता है कि देखो हमने कितने ज्यादा जो न्यूक्लियर पावर्स बना रखे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे, ताकि जो सामने वाला कंट्री है वो आपसे पंगा लेने की हिम्मत ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया जो है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो रशिया ने बना रखे हैं। रशिया जो है वो न्यूक्लियर पावर पे, आर्म्स एंड अम्युनिशंस वगैरह पे बहुत ज्यादा खर्चा करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक नाम दे दिया कि हम आर्म्स कंट्रोल कर लेंगे, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स को हम चलाएंगे नहीं, मतलब यूज नहीं करेंगे, उसको सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे, बहुत बड़ा कोई कारण आ जाएगा तब हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आर्म्स कंट्रोल है ना, तो उसके अंदर आने वाले जो भी हथियार होते हैं, जो भी वेपन्स होते हैं आर्म्स कंट्रोल के अंदर, तो वहां पे अगर किसी हथियार को विकसित करना है, किसी हथियार को बनाना है, और उसको हासिल करने के लिए कुछ यहाँ पे क्या किए गए, कुछ नियम कानून बनाए गए, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए
ठीक है, कि आप मतलब जो है क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे ट्रीटीज के द्वारा काम कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि आर्म्स कंट्रोल के अंदर यहाँ पे सबसे पहली चीज दी गई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या हुआ करता था, जैसे कोल्ड वॉर के समय पे इसका बहुत यूज हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई देश है जैसे यूएस जो है, अगर वो मिसाइल्स जो है वो अटैक कर रहा है यूएसएसआर के ऊपर या रशिया के ऊपर, तो यहाँ पे रसिया जो है वो अपनी मिसाइल्स को एक्टिवेट कर देगा और यहाँ पे इसकी जो मिसाइलें हैं वो इसको आने वाली मिसाइलों को यहीं पे हवा में ही इनको डिस्ट्रॉय कर देंगी, इनको उड़ा देंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, जो बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है उसी के लिए यहाँ पे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, यूज की जाती थी कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो यहाँ पे एक ट्रीटी हुई कि इसका यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे मिसाइल्स जो है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है यहाँ पे छोड़ी जाएंगी, और ना ही यहाँ पे इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियर का यूज कर रही हैं। तो यहाँ पे एक कंट्रोल लगा दिया गया, एक ट्रीटी साइन कर दी गई कि इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो ये क्या होता था एक्चुअली, ये इनका डिफेंसिव शील्ड हुआ करती थी, इनका एक रक्षा कवच हुआ करता था कोल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, जो न्यूक्लियर अटैक वगैरह जो हुआ करते थे तो उससे इसको बचाता था। तो इस ट्रीटी के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो इसका प्रोडक्शन होता है लार्ज लेवल पे, जो ये प्रोडक्शन कर रहे थे, तो इस ट्रीटी से क्या होता है, यहाँ पे एक लिमिटेशन लग जाती है, एक रोक लग जाती है। और इसका आपको डेट याद रखनी है, 1972 में इसको साइन किया गया था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे एबीएम। तो इसको रोकने से ही यहाँ पे जो न्यूक्लियर का जो यूज है वो बहुत हद तक यहाँ पे कम हो जाता है। उसके बाद और भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे यूएस एंड यूएसएसआर ने और भी जो ट्रीटीज हैं उन पे साइन किया था, क्योंकि ये जो दोनों देश है ना, ये एक समय पे पूरे वर्ल्ड की 2 सुपर पावर थी। तो इनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता था उसी में पूरा वर्ल्ड संभाल लिया जाता था। तो इनके यहाँ पे जो ट्रीटी साइन की गई हैं उसमें एक ट्रीटी है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स जो है, उस पर लिमिट लगाई जाएगी, उनको कंट्रोल किया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य ही यही था कि जो न्यूक्लियर वॉर हुआ करती है ना, जो उसका खतरा होता है, न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा होता है, तो उसको यहाँ पे क्या है, खत्म करना है। यहाँ पे एक विश्वास जो है वो पैदा करना है कि भाई हम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इस ट्रीटी के अंतर्गत आता है स्टूडेंट, जिसको हम शॉर्ट में सॉल्ट 2 का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखने हैं, ये सारी ट्रीटीज जो है, एंटी बैलिस्टिक है, सॉल्ट है, स्टार्ट है, उसके नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ये मैच द फॉलोइंग या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। उसके नेक्स्ट ट्रीटी आती है हमारी 3rd नंबर की, इसका नाम है स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या बात हो रही थी, लिमिटेशन के बारे में बात हो रही थी, और यहाँ पे क्या बात हो रही है, रिडक्शन के बारे में बात हो रही है। तो ये भी सेम एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट ही हम इसको बोलेंगे, जो यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। और यहाँ पे क्या है, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है उनको बनाने की जो लिमिटेशन है, उनको बनाने की जो हद है ना, उसको यहाँ पे बाधित कर दिया गया था। उसको यहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई थी कि इससे ज्यादा आप उसको नहीं बना सकते हो, इसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रमाण होता है वो बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक होता है। और यहाँ पे क्या है, दोनों देशों के बीच में यहाँ पे विश्वास को बढ़ावा देना है। और यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो एक लिमिटेशन तक ही बने होने चाहिए, जो सिर्फ आपकी सिक्योरिटी को दर्शाए, बाकी का यूज नहीं करना है आपको इसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको हम एनपीटी करके बोलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4th नंबर की ट्रीटी आप याद रखना। ये कब साइन की गई थी, 1968 में साइन की गई थी। आपको ईयर्स भी याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी याद रखना है, ईयर्स भी याद रखना है, और उनका पर्पस भी याद रखना है कि क्या काम इसके अंदर हुआ करता था। ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये बहुत बार क्वेश्चंस में आई भी है। ये भी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है कि आप अपने हथियारों को कैसे कंट्रोल में करते हो। तो ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या, जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके प्रोलिफरेशन में रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डिजार्ममेंट को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, यानी निशस्त्रीकरण को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। और इस एनपीटी पे जितने भी कंट्रीज साइन करेंगे ना, जो भी सिग्नेटरीज कंट्रीज होंगे, जो कमिट करेंगे वो इस चीज को कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, नई नई चीज जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में नहीं यूज करेंगे। मतलब उसके बाद जो बन गया वो है, ठीक है, लेकिन अभी आगे हमें इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप नहीं करनी है।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और जो दूसरे देश हैं जिन्होंने अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं उनको भी यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, उनको भी यहाँ पे बताएंगे कि भाई इसको नहीं बनाना, इन वेपन्स को नहीं यूज करना है। और एनपीटी का एक तरीके से हम मुख्य उद्देश्य ही यही बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रसार प्रसार होता है ना, उसको रोकने के लिए यहाँ पे यूज किया गया था। पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे एक तरीके से शांति बनी रहे, उसके लिए यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था। लेकिन याद रखना, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। अभी इंडिया ने जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं वो क्यों बनाए हैं, अपनी सिक्योरिटी पर्पज से भी और अपनी पावर को दिखाने के लिए भी। ठीक है, लेकिन हम पीसफुल तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वो इसलिए नहीं कर रहे कि हम किसी पे फोड़ देंगे। हम यहाँ पे बस एक दिखा रखा है कि भाई हम भी न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, है ना, हम भी इतने सिक्योर्ड हैं, हम भी इतने सक्षम है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं आ जाती है तब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया था, याद रखना, इसीलिए क्या है, हमने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट, कि जितने भी आर्म्स कंट्रोल के अंदर जो वेपन्स आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ नियम कानून बना दिए गए, कुछ कायदे बना दिए गए कि भाई आप जो है इन कंडीशंस में इनको यूज कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को रिड्यूस करो, लिमिटेशंस लगाओ, है ना। ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो 1967 से पहले जिन भी देशों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं या फिर उसका जो परीक्षण कर लिया गया है, तो वो इन हथियारों को रख सकते हैं अपने देश में, यानी अपने देश में न्यूक्लियर पावर्स को रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उसको डेवलप कर लिया है। लेकिन 1967 के बाद जिन कंट्रीज ने इसको नहीं बनाया था तो उनको भी यहाँ पे क्या किया गया, मना कर दिया गया, उनको वंचित कर दिया गया उनके अधिकार से कि आप नहीं बना सकते हो। इसी वजह से हमने इंडिया जो है उसने एनपीटी को नहीं साइन किया था। अगर हम साइन कर देते तो हम न्यूक्लियर पावर को नहीं बना सकते थे, लेकिन जिन भी कंट्री ने कर दिया है तो वो न्यूक्लियर पावर को नहीं बना पाए। और इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जो एक लिमिटेशंस देखने को मिलती है कि जो न्यूक्लियर पावर है वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं बनना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो जहां पे हमने विश्वास बहाली के बारे में बात की थी ना, कि किस तरीके से विश्वास बनाए रखना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो विश्वास मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो किसी कंट्री पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे विश्वास की बात ये हो जाती है स्टूडेंट कि आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बना के ना वायलेंस को अवॉइड कर सकते हो। जैसे सपोज करो इंडिया और पाकिस्तान ले लेते हैं हम एक एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों राइवल्स हैं, दोनों दुश्मन कंट्री हैं। तो यहाँ पे इंडिया जो है, जब वो अपनी मिलिट्री इंटेंशंस, मिलिट्री प्लान्स, सारी चीजों को जब शेयर करता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान भी सारी चीजों को शेयर करता है इंडिया से, तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये दोनों कंट्री जो है ये इस चीज से आश्वस्त हो जाते हैं कि भाई कोई प्लानिंग नहीं बनाई जा रही हमारी एक दूसरे के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इंडिया जो है अगर वो अपनी सारी चीजें पाकिस्तान से शेयर करता है, मेन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में होता ही यही है कि जब यहाँ पे कंट्रीज जो हैं अपने आइडियाज एंड अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपने राइवल्स से शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हमारे मिलिट्री इंटेंशंस क्या है, हमारे मिलिट्री प्लान्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कोई सैन्य टकराव तो नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पे प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं आपको मतलब डिस्ट्रॉय करने की। तो ये यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम यहाँ पे कोई सरप्राइज अटैक करने की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पे मतलब एक निश्चिंत रहना है, आपको इस चीज में कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अंदर आ गया कि हाँ भाई हमें ट्रस्ट है कि आप इस तरीके से हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से वॉयलेंस को बचाता है, युद्ध से हमें बचाता है, और ये बहुत अच्छी चीज है, ये ऐसा होना भी चाहिए। और यहाँ पे क्या है, जैसे देखा होगा मीडिया के थ्रू या बाकी के रिपोर्टर्स वगैरह जो है वो सभी बताते रहते हैं सेना के बारे में कि हमारी सेना कहाँ डिप्लॉयड है, कहाँ काम कर रही है, कितने हमने जो एयरक्राफ्ट मंगा लिए हैं, क्या क्या एयरक्राफ्ट हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज में हम सुनते हैं ना सारी चीजें, तो ये एक तरीके से क्या सभी लोग सुन रहे हैं, वर्ल्ड वाइड सब जगह पे यहाँ पे सुनी जा रही है ये न्यूज। तो इससे क्या है, जो राइवल्स कंट्री है उनको हमारी पावर के बारे में भी पता लगता है कि भाई ये इतना सक्षम है, इससे पंगा नहीं लेना ऐसे करके। तो ये क्यों दिखाई जा रही हैं ये सारी चीजें, कि जो भी हमारे राइवल्स हैं उनके अंदर जो है कोई किसी भी तरीके की गलत फहमी ना पैदा हो, किसी भी तरीके की जो गफलत है, जो मिस परसेप्शन है वो ना पैदा हो। कहीं वो ये ना सोचने लग जाए कि भाई जो ये कंट्री है हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है ना, हमारे ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है या जंग की प्लानिंग कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो ना हो, इसी वजह से इन सब चीजों को यहाँ पे
दिखाया जाता है, शो किया जाता है। ये एक तरीके से प्रूफ है कि देखो भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, इसीलिए जो आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन है यहाँ पे शेयर की जाती हैं। किसके अंदर की जाती हैं? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अंदर। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने मेन चीज क्या देखी, जो मिलिट्री फोर्सेस है ना वो दो तरीके से काम करती है। एक तो क्या है कि आपकी जो सेना है, आपकी जो मिलिट्री है, वो सुरक्षा को खतरा भी पहुंचाती है ना, वो सब कुछ क्या कर सकती है, वो एक तरीके से थ्रेट भी दे सकती है आपकी सिक्योरिटी को। और दूसरी चीज क्या है कि जो आपकी सेना है, जो आपका सैन्य बल है, वो सुरक्षा को कायम करने के लिए भी यूज किया जाता है। यानी आप किसी कंट्री को थ्रेट देने के लिए भी सेना का यूज करते हो, और आप अपने कंट्री में सुरक्षा कायम करने के लिए या थ्रेट से बचाने के लिए भी सेना को यूज करते हो। ठीक है, तो ओवरऑल हमने ये देखा, और हमने इस पूरे जो ये पूरा टॉपिक है, इस पे हमने मेन क्या चीज देखी स्टूडेंट, की जो भी आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कॉपरेशन है ना, जो सहयोग है, वो हम किन चीजों में कर सकते हैं। तो हम तीन चीजों में कर सकते हैं। पहला है आपका डिसआर्ममेंट, जिसको निशस्त्रीकरण बोलेंगे, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि भाई कुछ ऐसे वेपन्स हैं जिनको पूरी तरीके से बैन कर देना है। जैसे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हमने देखा था, है ना, केमिकल वेपन कन्वेंशन देखा था। तो ये सारी चीजें हमने देखी कि यहाँ पे ये पूरी तरीके से इनको बैन कर देना, यूज नहीं करना है, इसलिए तो निशस्त्रीकरण कहलाएगा वो। ठीक है, और दूसरी चीज हमने क्या देखी यहाँ पे, आर्म्स कंट्रोल, यानी आर्म्स रखो लेकिन उनको एक कंट्रोल वे में रखो। तो यहाँ पे हमने क्या चीजें देखी थी कि जो यूएस और यूएसएसआर, उन्होंने कई सारे जो आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटीज साइन कर रखी हैं, जिसके अंदर हमने देखा था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वाली ट्रीटी, है ना, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन एंड स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशंस की जो हमने ट्रीटीज देखी थी, और एनपीटी देखी थी। तो ये आ जाएगा आपका किसके अंदर, ये आ जाएगा आपका आर्म्स कंट्रोल के अंडर में। उसके बाद थर्ड चीज हमने क्या देखी, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग देखी, जो एक सहयोग है। यहाँ पे क्या है, अपने जो राइवल कंट्री है, वो ये बता के रखना है कि भाई हम आपके ऊपर कोई अटैक करने की प्लानिंग नहीं कर रहे, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रखिए, है ना, और हमसे डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक विश्वास जो दिलाया जाता है ऐसे कंट्रीज जो हमसे डर रहे हैं या जो हमारे शंका में रहते हैं कि हम पर अटैक ना करते, तो इस तरीके से यहाँ पे उनको अपने सहयोग में लाने की जो बात की जा रही है, वो किसमें की जाएगी, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में की जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजों के ऊपर हमने यहाँ पे प्रकाश डाला, इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। और लास्टली हमने क्या देखा कि जो मिलिट्री है वो किसी भी कंट्री को थ्रेट से बचाने के लिए और किसी भी कंट्री को थ्रेट देने के लिए दोनों में ही यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर देख लेते हैं। ये यहाँ पे टेरर मीटर बता रहा है, तो यहाँ पे आतंकवाद जो है उससे रिलेटेड ये चीज एक गेम टाइप हम उसको बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको जो सुई घुमानी है और आपको देखना है कि आपका कंट्री जो है वो कौन से जोन में आ रहा है, लो में आ रहा है, गार्डेड में आ रहा है, एलिवेटेड में, हाई में, सीवियर में। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे होता है हमारा ये टॉपिक फिनिश, और यहाँ पे हमारी वीडियो होती है फिनिश। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां पे हम बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल नोशन के बारे में। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।